आशीर्वाद यात्रा, इसी की तैयारी चल रही है आजकल। बीजेपी यात्रा की और कांग्रेस यात्रा पर सवालों की। एक तरफ यात्रा के जरिए कई पड़ावों को पाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है यात्रा से बदलेगा क्या। बीजेपी नेता एक बार फिर जनता के साथ जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर दतिया पहुंचेंगे। 16 अगस्त को मां पीताम्बरा के दर्शन के साथ ही इस आशीर्वाद यात्रा का आगाज होगा। उसके अगले दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा में आशीर्वाद यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। एमपी में 16 अगस्त से शुरू हो रही केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा के जरिए क्या बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। सीधे तौर पर 2024 के आम चुनाव के पहले सरकार के चेहरे जनता के बीच पहुंचाने की रणनीति और यात्रा की प्लानिंग भी इस तरीके से कि मंत्री समाज के प्रतिष्ठित लोगों और अलग अलग समाजों के बीच पहुंच पाएं। बाकी विपक्षी दलों को जवाब तो है ही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है कि हमको कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जनता के बीच में जाना है और आशीर्वाद लेना है। क्योंकि आप सबको मालूम है, जब पार्लियामेंट में इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, विपक्ष की भूमिका नकारात्मक थी और उनका परिचय भी वहां नहीं हो पाया। इसलिए हम जनता के बीच में है, जनता का आशीर्वाद लेकर ही हम राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम। यात्रा का रूट इस तरह से तय किया गया है। सिंधिया मराठा और पेशवा के इलाके देवास, शाजापुर, इंदौर में होंगे, तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर चंबल के इलाके में। वीरेंद्र खटीक अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की बस्तियों में भी जाएंगे। उधर कांग्रेस का इन आशीर्वाद यात्राओं पर सवाल कि इन यात्राओं से जनता की स्थिति में कौन सा बदलाव आएगा। ये जो आपका आशीर्वाद है, इससे डीजल के पेट्रोल कम हो जाएंगे, दाल के पैसे कम हो जाएंगे, जो महंगी दाल बिक रही है, क्या रसोई गैस सस्ती हो जाएगी। चुनाव से पहले आशीर्वाद की ये यात्रा क्या 2024 का माहौल बनाने के लिए है। सवाल ये है कि नेता तो आशीष के अभिलाषी हैं, जनता उस मूड में है क्या। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश को देना पड़ा कुदरत का इम्तिहान। घनघोर बारिश ने लोगों के हौसलों को हिलाकर रख दिया, साथ ही ढहा दिए कई पुल। ताश के पत्तों की तरह बह गए पुलों पर अब शुरू हो गई है पुल पॉलिटिक्स। ग्वालियर चंबल अंचल में अब पुलों की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के सरकार में बने पुल आज भी बाढ़ के बावजूद धराशायी नहीं हुए, जबकि सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बने पुल धराशायी हो गए हैं। क्या इन पुलों की राजनीति के जरिए गोविंद सिंह अपनी नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं, या क्या कांग्रेस पुल की राजनीति के बहाने 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ में बहे पुल जाने कितने जिलों, कितने गांवों का मार्ग अवरुद्ध कर गए, लेकिन क्या यही टूटे पुल सियासी रास्ता बना रहे हैं। इस बाढ़ में इस अंचल के 7 छोटे बड़े पुल ढह गए। अब सियासत और सवाल इस पर है कि जो पुल ढहे हैं ये किस पार्टी की सरकार के दौर में बने थे। अर्जुन सिंह जी के समय बना था 1982-83 में सिंध नदी पर मेहदा घाट का पुल, वो पुल सुरक्षित रह गया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2002 में पर्राज गांव लाहौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसका पुल बच गया। तीसरा पुल बना है सोड़ा विधानसभा दतिया में, वो पुल बना था सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में, वो बह गया। ये लांच के पास सिंध नदी पर वो पुल बह गया। रतनगढ़ माता पे बनाया गया पुल अब 3 वर्ष पहले वो बह गया। लाहौर और भिंड विधानसभा के बीच एक पुल आपका था, चकमौली से लाहौर मार्ग, रायपुरा मार्ग, वो पुल बह गया। जो पुल बने थे इससे सिद्ध हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती है और कांग्रेस की सरकार के 2 बनाए गए पुल दोनों सुरक्षित है। रिकॉर्ड में आप चीफ इंजीनियर ग्वालियर से बात कर ले, उनके रिकॉर्ड मिल जाएगा। ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ में कुल 7 पुल ढह गए। इनमें दतिया जिले के रतनगढ़, लाच और सेवड़ा के 3 पुल। इनमें से सेवड़ा पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका था। बाकी 2 पुल 10 साल पहले ही बने थे। मुरैना का क्षतिग्रस्त हुआ पुल 4 साल पहले ही बना था। शिवपुरी में जो पुल ढहा वो 3 साल पहले का निर्माण है। इसी तरह ग्वालियर में जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी निर्माण 10 बरस पहले का ही है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के पलटवार में कहा कि पुलों का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस भी तो ढह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी कांग्रेस ढह गई है। अब वो पूरी कांग्रेस है ना जो ढह गई। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बची है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। टीका टिप्पणी, अब कोविड मध्य प्रदेश की आपदा नहीं, देश की नहीं पूरे विश्व की आपदा थी। उस समय ये जो आज जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस संकट में कहाँ थे? उस समय हमारे सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक से लेकर भाजपा का एक योद्धा उस संकट में कोविड में लगा था। ये कहाँ गए थे उस समय? लेकिन पुलों पे तो सवाल खड़े। तो मैंने आपको बोला ना, इसकी तो मतलब पूरे पुलों के जांच के आदेश कर दिए। मैंने खुद ने बात की थी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता भी और मंत्री भी हैं। ये आज बोल रहे हैं, हमने शुरू ही नहीं बात कर ली थी। जांच के आदेश कर चुके हैं, मालूम आपको। तो टूटी सड़कें, उखड़े पुल, दलदल हुए रास्ते आम आदमी की मुसीबत हैं और राजनीतिक दलों के लिए ये धराशायी पुल भी सियासत का मजबूत मैदान। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आम मानवीय स्वभाव, जिस काम के लिए मना करो उसे करने का मन जरूर होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में सलीका सिखाने के लिए बाकायदा एक किताब थमाई गई, लेकिन नेताओं ने बैक बेंचर्स की तरह हवा में उड़ा दिए किताब के सबक। उम्मीद तो ये थी कि विधानसभा के मानसून सत्र में आरोपों की जमकर बौछार होगी, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और यही कारण था कि सदन की कार्रवाई के ठीक पहले 1500 अमर्यादित शब्दों की डिक्शनरी भी छाप दी गई, लेकिन माननीय मानते नहीं। और आलम यह रहा कि 1.5 दिन में कुल 3 घंटे चली सदन की कार्रवाई में विधायकों ने जमकर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। बानगी विधायकों के इस प्रदर्शन में ही देख लीजिए। सैप्रिन पर भी वो अमर्यादित शब्द लिखे हैं जो सदन में वर्जित के दायरे में आते हैं। माननीय आखिर क्यों नहीं मान रहे? कुल 3 घंटे चले विधानसभा के मानसून सत्र में भी विधायकों के श्रीमुख से वो अमर्यादित शब्द फूटे जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। अब सदन से बाहर एक दूसरे पर आरोप ये कि शब्दों की लक्ष्मण रेखा पहले किसने तोड़ी। मेरा मानना है कि किताब में कुछ बात छपे न छपे, हम विधानसभा के फ्लोर पर और लोकसभा के फ्लोर पर जहां भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जहाँ सदन चलते हैं, वहां पर हमें आदर्श आचार संहिता जो होती है, हमारे जो एक मानदंड होते हैं, जो हमारी एक मर्यादित भाषा होती है, उस भाषा का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। शब्द विलोपित करने का आग्रह या शब्द विलोपित करने को लेकर के सदन से आवाज उठे, उसके पहले ही सदस्यों को हमें अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत शब्दों का चयन करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का शब्द विलोपित होने की स्थिति ना बने। कांग्रेस ब्लैक एप्रन पहन के जरूर गई, नारेबाजी जरूर की, लेकिन कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये असंसदीय शब्द अगर उठा के देखेंगे जो डिक्शनरी में आए, सब बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने समय समय पर विधानसभा में और बाहर बोले हैं, वो शब्द हैं ये, और जिसको कि उन्हीं विधानसभा अध्यक्ष ने चिन्हित किए, और शिवराज जी और कमलनाथ जी उसमें मौजूद थे वहाँ पे, नरोत्तम से। उसके बावजूद उपयोग इन्होंने बाहर किया, इनके विधायकों ने,
तो कुल मिला के ये परिपाटी जो शुरू की है वो बीजेपी ने की है, उनके विधायकों और नेताओं ने की है। हैरत की बात यह है कि सत्र की शुरुआत से पहले ही हर विधायक तक 1500 शब्दों की वो पुस्तिका पहुंचा दी गई थी, जिसमें सदन में वर्जित शब्दों की पूरी जानकारी थी। बाकायदा सत्र शुरू होने से पहले पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। शब्दों का चयन हमने नहीं किया। मैंने 1954 से लेकर के चलती हुई विधानसभाओं में बोले हुए शब्दों को, वाक्यांशों को संकलित करने का प्रयास किया, जिनको आसंदी से विलोपित करने का आदेश किया गया। 1954 का मतलब कि विंध्य प्रदेश की विधानसभा, 1954 का मतलब कि नागपुर की विधानसभा, दोनों का टुकड़ा मिलकर के हमारे यहाँ आया ना, एक का समूह आया, एक का अलग से आया। तो ये मध्य प्रदेश जब 56 में बना, उसके बाद से 2021 तक उन वाक्यांशों को निकाला जिन वाक्यांशों को आसंदी से बार बार विलोपित करना पड़ा, और उसी में से ऐसे शब्द जुड़े हुए थे जिनके कारण उनको विलोपित करना पड़ा। मैंने उनको निकाल करके उनको संकलित करने का प्रयास किया। सदन में भाषा का संस्कार बनाए रखने की ये कोशिश इसलिए भी कि राजनीति में भाषा की मर्यादाएं न टूटें। लेकिन सवाल ये है कि हिदायत के बाद भी अगर सदन में माननीय भाषा का संयम नहीं रख पा रहे तो सड़क पर इनसे क्या उम्मीद की जाए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। डूबे दोनों मासूमों के शव बरामद। एक दिन बाद एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर बरामद किए शव। सीधी में पुलिस पर एक ट्रक चालक की पिटाई करने का आरोप। ट्रक का जीपीएस बंद करने पर ड्राइवर को पीटा। पीड़ित ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। देवास के तिलक नगर में महिला के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार। 3 घंटे तक आसपास के लोगों से पूछताछ। भोपाल की पिपलानी पुलिस ने कंटेनर के अंदर रखी 150 पेटी अवैध शराब की जब्त। 11 लाख की कीमत, 11 लाख की शराब पकड़ाई। सागर में शराब खपाने की थी तैयारी। बड़वानी की सेंधवा पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का किया खुलासा। ग्राम मुरैना में शराब माफिया दिलीप वाधवा के ठिकाने पर दबिश। शराब बनाने के सामान के साथ 5 गिरफ्तार। कोरोना के बाद रायपुर में डेंगू का विस्फोट। राजधानी में मिले 23 नए मामले। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ लगा बैनर पोस्टर। कोंटा बस स्टैंड पर लगाया गया बैनर। पोस्टर में लिखा नक्सलियों के विरोध की बात। कोंडा गांव में खाद की कालाबाजारी का खुलासा। बड़े डोंगर में खाद से भरा ट्रक जब्त। गुड़मा चौक पर ट्रक से महंगे दाम पर बेच रखे थे खाद। भिलाई में सीआईएसएफ जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कांकेर के नरहरदेव मैदान में एकता सद्भावना दौड़ का हुआ आयोजन। दौड़ में बच्चे, बूढ़े, युवा सभी हुए शामिल। रायपुर में एक सप्ताह पहले उर्ला बाजार चौक पर हुई चाकूबाजी में घायल युवक की मौत। 22 वर्षीय हुमन समेत 4 लोग हुए थे घायल। धमतरी में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ओडिशा की सीमा से लगे हुए सभी थानों को अलर्ट जारी। मुंगेली में 15 अगस्त की सभी तैयारियां पूरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। कलेक्टर ने किया तैयारियों का जायजा। दुर्ग में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस का नया प्रयोग। पुलिस ने शुरू की बैंक गश्त। अपराध वाले इलाके में लगाई महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। बेमित्रा के साजा में मां बेटी की सांप के डसने की वजह से मौत। मां बेटी की मौत से गांव में पसरा मातम। खबर बताएंगे स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव कल जिला मुख्यालय में करेंगे ध्वजारोहण। सूरजपुर में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुतला दहन के दौरान पुलिस के 7 कार्यकर्ताओं की झड़प। कोंडागांव में स्थानीय समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक पर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश उपाध्यक्ष लता सेंडी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सूरजपुर में जोरों पर गए स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। हाई स्कूल ग्राउंड में मुख्य समारोह का होगा आयोजन। कलेक्टर का बयान।
बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विद्युत दुर्घटना में मौत पर विभाग होगा जवाबदेह। याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली विभाग को 4.5 लाख मुआवजे का आदेश। कोडागांव के चिखलाडीह में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण पर लगा ग्रहण, 8 महीने से प्लांट में काम पूरी तरह से बंद। पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने कसा तंज। शैलेश नितिन त्रिवेदी बोले, बीजेपी वॉशिंग मशीन में तब्दील हो चुकी है, यहां दागी लोग अपने आप को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं। नेशनल हाईवे के लिए अवैध रूप से भू अर्जन करने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने विविध सीमांकन और अधिसूचना के जरिए अर्जन करने के दिए निर्देश। बलरामपुर में नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार, सहयोगी नाबालिग दोस्त भी पकड़ा। ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर बड़ा हादसा, फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन की क्रेन टूटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के पास हुए हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, परिजनों को संबल देने और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। ग्वालियर हादसे पर कमलनाथ ने जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति जताई शोक संवेदना, सरकार से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गुना में उमरी के पूर्व राजघराने से चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए की चांदी जब्त, 2 गिरफ्तार। हवाई जहाज पर लिखे प्रतीक चिन्ह वीटी यानी वायसराय टेरिटरी को हटाने की मांग, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की मांग। बड़वानी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, किराए की महिलाएं लाकर फर्जी रूप से वृद्धाश्रम चलाए जाने का भंडाफोड़, प्रशासन कर रहा मामले की जांच। एमपी में स्मार्ट सिटी घोटाला मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्मार्ट सिटी के सीईओ हटाए गए, ईओडब्ल्यू की प्राथमिक जांच में जमीन नीलामी में गड़बड़ी के सबूत मिले। बुरहानपुर में ग्रामीण इलाकों में पंजीयन विभाग ने बढ़ाई गाइडलाइन की दरें, मध्यम और गरीब तबके के लोगों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी के बाद अब सियासी मुद्दे छत्तीसगढ़ के, कैसे दिल्ली में हुए हंगामे पर गर्म हो रही है छत्तीसगढ़ की सियासत और कांग्रेस कह रही है माफी मांगो। सूबे की सियासत में सुर्खियां बन रहा है एक अफसर का राजनीतिक सफर जिसने थाम लिया है कमल। वैसे सूबे की सियासत इन दिनों बिजली विभाग का एक विज्ञापन खूब चल रहा है। विज्ञापन क्या आया, सियासत ने अपने तरीके से चौंका लिया। संसद के दोनों सदनों में जो हुआ उसने सिर्फ बीजेपी को मौका नहीं दिया बल्कि कांग्रेस भी हमलावर हुई है। अब कांग्रेस से शुरू करने जा रही है माफी मांगो आंदोलन। राज्यसभा से रायपुर तक कहीं पर हंगामा, कहीं पर प्रदर्शन। ये माफी क्या है? हंगामा राज्यसभा में हुआ है लेकिन सियासत छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा का अपमान किया गया, उसको लेकर बीजेपी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ बीजेपी को, क्योंकि छाया वर्मा और जो फूलोदेवी नेताम है वो छत्तीसगढ़ की जनता को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। हंगामा भले ही दिल्ली के उच्च सदन में हुआ हो, लेकिन तब रायपुर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन जो हुआ वो 2 महिला सांसदों के साथ साथ पूरे सूबे का अपमान है। सांसद फूलोदेवी नेताम के साथ धक्का मुक्की हुई, मार्शलों ने दुर्व्यवहार किया। सांसद छाया वर्मा ने भी लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस बस्तर से सरगुजा तक रैली, पुतला दहन और प्रदर्शन के सहारे माफी बीजेपी से मांगने के लिए आंदोलन कर रही है। राज्य की आधी आबादी का अपमान है, राज्य के आदिवासी वर्ग का अपमान है, राज्य के ओबीसी वर्ग का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निःशर्त राज्य की महिलाओं से, राज्य की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी इन 2 महिलाओं के लिए जो के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है वह अक्षम्य है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए निःशर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से 2 महिला राज्यसभा सदस्यों के ऊपर भाजपा के पुरुष सांसदों ने हमले किए, घूंसे मारे, जिस तरीके से उन्हें गिराया, उनके हाथ और पाँव में चोट आई, ये अच्छी बात नहीं है।
यह तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या का मामला है और महिलाओं के अपमान का मामला है। भाजपा की महिलाओं के प्रति जो सोच है वो इससे स्पष्ट हो गई है और इसका विरोध व्यापक रूप से हो रहा है और विरोध और ज़्यादा उग्र और आक्रामक होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय इससे उलट हैं, कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा को माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ श्रीमती छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम के साथ मार्शलों ने धक्का मुक्की किया। मुझे जानकारी हो, जैसे मैंने कहा है कि वो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने मतलब मार्शल लोगों के साथ धक्का मुक्की इन्होंने किया है, जो कि मतलब छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है। दिल्ली में हंगामे पर रायपुर की राजनीति का गरमाना नए दौर की राजनीति है। जाहिर है कि सियासी आग लगी है तो आज भी दूर तक जाएगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जिस तरीके से कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी इस मामले में कोई माफी मांगने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार कह रही कि वो प्रदर्शन करेगी, वो कब तक प्रदर्शन करती है और बीजेपी का क्या यही स्टैंड रहता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। 2023 भले ही दूर है लेकिन चुनावी चकल्लस चरम पर पहुंचने को बेताब है और एक अफसर ने अपने हाथ में कमल थामा और शुरू हो गया बयानबाजी का दौर। चुनाव है दूर, चकचक भरपूर, गणेश शंकर ने थामा कमल। जीएस भाजपा के साथ, कांग्रेस को नहीं आया रास। गणेश शंकर मिश्रा के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को दरअसल बीजेपी उस वॉशिंग मशीन के तरह लगने लगी है जहां पे हर व्यक्ति पे लगे दाग और पाप को धोया जाता है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है और इसके साथ की सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। जीएस मिश्रा के बीजेपी का दामन थामने से कांग्रेस हमलावर हो गई और जीएस मिश्रा पर तरह तरह के आरोप लगाने का सिलसिला चालू कर दिया। एक और कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि चाहे जीएस मिश्रा को या फिर ओपी चौधरी, दोनों ने बीजेपी में जाकर अपने पाप धोए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि जीएस मिश्रा का नाम किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है। कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। मुझे जानकारी नहीं है कि गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई केस है या लंबित है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कैसे अधिकारियों के संविदा नियुक्ति दी गई है, कहाँ पर बैठाए गए हैं उनको और किसके भरोसे सरकार चला रही है, ये जनता से छिपा हुआ नहीं। गणेश शंकर मिश्रा के बीजेपी में जाने के बाद सियासी हलचल उनके नाम और प्रतिष्ठा के कारण भी मची हुई है। दरअसल उन्होंने 36 साल के शासकीय सेवा काल में खूब प्रशंसा बटोरी है। उनके रहते 5 महीने में ही पूरे शहर का कायाकल्प हो गया। इसके अलावा रायपुर का खड़ी चौक उन्हीं की देन है। गणेश शंकर मिश्रा ने ही शहर के 5000 से ज्यादा बेजा कब्जा को भी मुक्त करवाया था। ऐसे में बीजेपी उनके नाम और काम का पूरा फायदा उठाने की ताक में है। इन सब के बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के पूर्व अधिकारियों के आने जाने से पार्टी और चुनाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। गणेश शंकर जी के आने से कोई विशेष फर्क छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे। अभी केवल महिमा मंडित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवा के उनको लाया जा रहा है। वैसे उनका कोई वो मास लीडर नहीं है। राजनीतिक दामन थामना, दल बदल करना, दरअसल यह सब चुनावी सीजन में देखने को मिलता है, मगर चुनाव के 2-2.5 साल पहले इस तरह की हलचल ने चुनावी पारे को अभी से बढ़ा दिया है। इस सियासी समीकरण का चुनावी परिणाम पे कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस तरह के सियासी समीकरण अभी और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस दोबारा सत्ता पाना चाहती है तो वहीं बीजेपी 15 सालों तक शासन करने के बाद 5 साल के लिए बाहर होने के बाद फिर से सत्ता में वापसी के लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू कर चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। घनघोर बेरोजगारी के दौर में आया नौकरी का विज्ञापन, युवाओं के चेहरे पर आई खुशी और राजनेताओं को मिला अपनी दुकान चमकाने का मौका।
विज्ञापन, विवाद, बयानबाजी, छत्तीसगढ़िया को मिला मौका। नौकरी चाहिए, नौटंकी नहीं। क्या छत्तीसगढ़ में एक नई तरह की सियासत शुरू होने वाली है? लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको लेकर कोई भी सरकार कुछ नहीं करती है, और ऐसे में अब चूंकि बिजली विभाग में 1500 पदों पर भर्ती होने वाली है और मूल निवासी को ही प्राथमिकता देने की बात कही गई है, इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। 1500 लोगों के लिए निकला नौकरी का सुनहरा मौका, लिहाजा सियासत ने भी मौके पर मारा चौका। विज्ञापन के निकलते ही छत्तीसगढ़िया बेरोजगार का चेहरा खिल गया। वजह है खास तौर पर लिखी लाइन, जिसमें साफ है कि मौका स्थानीय लोगों को मिलेगा। मूल निवासी को मौका देकर स्थानीय होने की भावना को कैश करने का कौशल है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मूल निवासी ही भौगोलिक परिस्थितियों के साथ राज्य के लोगों की परेशानियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। राज्य शासन की नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की कानून है और ये पुरानी परंपरा है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि सभी पदों में बाहरी लोगों को हम एक साथ कंपटीशन करेंगे, राज्य के बाहर के लोगों को, तो हमारे युवा उस कंपटीशन में पिछड़ने का डर रहेगा, हमारे युवाओं को अवसर कम होंगे। तो इसलिए इस प्रकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति जाके बस्तर सरगुजा के दूरस्थ अंचलों में बिजली को व्यवस्था ठीक नहीं करेगा। वहाँ पर वही जो उस गांव का हो, गांव के आसपास का हो, वही व्यक्ति वहाँ पर बेहतर ढंग से काम कर सकता है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझता है, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को, वातावरण को, बोली भाषा को जानता है। इसलिए भूपेश बघेल सरकार का यह कदम पूरी तरीके से सही कदम है। बीजेपी का कहना है कि ये मूल छत्तीसगढ़िया को महत्व नहीं बल्कि अपने लोगों की भर्ती के लिए किया गया है। हम भी स्थानीयता के पक्षधर हैं, लेकिन नियुक्ति जायज होनी चाहिए, जो नहीं होगी। हम लोग भी उस पक्ष के मतलब उस बात के पक्षधर हैं कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है भर्ती है, उसमें स्थानीय निवासी जिले के ही और प्रदेश के ही रहना चाहिए। ये तो हम पहले से बात कहते आए हैं, लेकिन जो भी चयन हो वो निष्पक्ष हो। देखना ये है कि इस पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। ये दांव कितना सफल होता है कांग्रेस के लिए। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस के जो तर्क हैं उसको बीजेपी पूरी तरह से खारिज करी है। उसका कहना है कि हम भी स्थानीयता के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस इसके बहाने सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है और कुछ नहीं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ खबर में दम है। मैं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।